So the next type of the spectroscopy which we are going to discuss in this lecture वो क्या होगी, that is UV visible spectroscopy. And as the name indicates, in this particular type of the spectroscopy we will discuss the interaction of the ultraviolet radiations and visible radiations with the given sample of the substance. जो भी कोई sample जो compound हमें given होगा, जिसकी structure हमें analysis, structural analysis जिसकी हमने करनी है, उसका क्या इंटरेक्शन होगा विद द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एंड विद द विजिबल रेडिएशंस, ये हम स्टडी करते हैं, ये डिस्कस करते हैं हम इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. अब ये जो यूवी विजिबल रेडिएशंस होती हैं, इनकी वेवलेंथ्स की जो रेंज होती है वो 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, ये इनकी वेवलेंथ की रेंज होती है. क्योंकि जो विजिबल रीजन हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो 400 टू 800 होता है, और जो अल्ट्रावायलेट है वो 200 टू 400 है. And in this type of the spectroscopy we are using both the UV and visible type of the radiations. It means from 200 nanometer to 800 nanometer wavelength का जो region है of the electromagnetic spectrum, that is being used in this particular type of the spectroscopy, और उसी का interaction हम इसमें study करते हैं. अब ये दोनों टाइप्स की रेडिएशंस हम एक ही टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्यों यूज कर रहे हैं एट द सेम टाइम? इसलिए कि इन दोनों टाइप्स की रेडिएशंस का इफेक्ट सेम होता है ऑन द गिवन सैंपल ऑफ द मैटर. इन दोनों टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो इंटरेक्शन है विद द गिवन सैंपल जिसके ऊपर हम इसको रेडिएट करेंगे वो दोनों का ही सेम है. मैं अभी आपको बता रहा था कि डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस व्हेन दे आर रेडिएटेड ऑन द गिवन सैंपल ऑफ मैटर, they bring about different transitions in that sample, in that matter. जिस तरह से हमने पढ़ा इंफ्रारेड रेडिएशंस बॉन्ड्स को वाइब्रेट करती हैं इन लास्ट टॉपिक, तो यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या करती हैं, दे कैन कॉज द एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. विजिबल रेडिएशंस क्या करती हैं, वो भी वही काम करती हैं, दे कैन कॉज द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो सिंस बोथ दीज टाइप्स ऑफ रेडिएशंस दे कैन कॉज द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इन दोनों का इफेक्ट जो है, इन दोनों का इंटरेक्शन हम एक ही टाइम पे एक ही टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिस्कस करते हैं, जिसको हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं. एंड द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी विल बी from 200 nanometers to 800 nanometer. 200 to 400 अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो गई एंड 400 to 800 फिर विजिबल रेडिएशंस हो गई. और कोई भी हमारा जो गिवन सैंपल है, गिवन कंपाउंड है, सब्सटेंस है, उसके ऊपर जब आप ये यूवी विजिबल रेडिएशंस रेडिएट करते हो, तो उस वो सैंपल जब इन यूवी विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी एक्साइटेड फ्रॉम देयर लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल. किसी भी कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर डिफरेंट ऑर्बिटल्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं. जिस तरह किसी एटम में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनको हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं, एसपीडीएफ. सिमिलरली हम ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि मॉलिक्यूल्स के अंदर भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, राइट. और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उनको हम कहते हैं. और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अगर आप देखो तो वो क्या क्या होते हैं, उसमें एन जो है, एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को. ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में, शेयरिंग में, जिन ऑर्बिटल्स ने ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया. ये जनरली लोन पेयर्स जिन मॉलिक्यूल्स में होते हैं, तो वो जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और जो ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में फिर पार्टिसिपेट करते हैं तो उनसे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, उनमें से एट लोएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है. फिर उसके बाद कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है. इसको हम सिग्मा और इसको पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं. ये दोनों जो है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल से, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से लोअर एनर्जी लेवल पे होते हैं. एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इस एन से ऊपर की तरफ होते हैं, और उसमें क्या क्या होता है, उसमें पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, ये एट द टॉप होता है. तो ये डिफरेंट टाइप्स के, ये सिग्मा स्टार है,
और ये पाई स्टार है। ये डिफरेंट टाइप्स के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, एनर्जी लेवल्स हैं जो किसी एक मोलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, और इनमें से कुछ में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ वेकेंट होंगे। अब जब इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ऊपर आप यूवी विजिबल रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम रेडिएट करोगे, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उन यूवी विजिबल रेडिएशंस में से कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे और वो एक्साइट हो जाएंगे टू द हायर एनर्जी लेवल्स। इलेक्ट्रॉन्स जो लोअर एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट हैं, after absorbing the UV visible radiations will be excited to the higher energy levels, right? अब इलेक्ट्रॉन्स देखो, कुछ इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा में प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ पाई में हो सकते हैं, कुछ एन में हो सकते हैं। किसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन सिग्मा में हैं, पाई और बाकी सारे ऑर्बिटल्स वेकेंट हैं। किसी के इलेक्ट्रॉन सिग्मा में भी हैं, पाई में भी हैं, बाकी सब वेकेंट हैं। किसी के इलेक्ट्रॉन सिग्मा में भी हैं, पाई में भी हैं, उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग भी हैं, एन एनर्जी लेवल पे भी हैं, और बाकी सिग्मा स्टार और पाई स्टार वेकेंट है। अब जब हम उसके उस सैंपल के ऊपर रेडिएट करेंगे यूवी विजिबल रेडिएशंस, तो उसके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। उन सब में से कौन से ऑर्बिटल, कौन से एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे फर्स्टली आफ्टर एब्सॉर्बिंग द यूवी विजिबल रेडिएशंस? हम कहते हैं होमो, HOMO, हाईएस्ट एनर्जी ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। देखो, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, ये सारे ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। जब आप इसके ऊपर यूवी विजिबल रेडिएशंस रेडिएट करोगे, तो इन तीनों में से किस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करके फर्स्टली एक्साइट होंगे? जो इन तीनों में से हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल होगा। जिस तरह कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है या उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल से जो हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फर्स्टली एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट होते हैं या रिमूव हो जाते हैं। तो सेम इज द केस हियर। उस मॉलिक्यूल के डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, बट जब आप उसके ऊपर यूवी विजिबल रेडिएशंस रेडिएट करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन डिफरेंट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फर्स्टली इलेक्ट्रॉन कहां से एब्सॉर्ब होंगे, एक्साइट होंगे? जो हाईएस्ट एनर्जी ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे। अब वो एक्साइट हो गए, जाएंगे कहाँ? हायर एनर्जी लेवल्स में, जो वेकेंट ऑर्बिटल है, हाईएस्ट एनर्जी, हायर एनर्जी वेकेंट ऑर्बिटल, उसमें जाएंगे। अब किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा वेकेंट ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सपोज ये पाई स्टार भी वेकेंट है, सिग्मा स्टार भी वेकेंट है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एन में है, जो जिन्होंने एक्साइट होना है। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारा हाईएस्ट एनर्जी ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा हो गया? एन। अब वेकेंट ऑर्बिटल्स ये दोनों हैं, जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं उनको हम अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहेंगे। तो अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सपोज हमारे पास दो पॉसिबल ऑर्बिटल्स हैं, सिग्मा स्टार है, पाई स्टार है। अब जब एन से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, तो फर्स्टली वो कौन से ऑर्बिटल में जाएंगे? सिग्मा स्टार में या पाई स्टार में? सिग्मा स्टार में। उन जो वेकेंट है उनमें से लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक्साइट होंगे फ्रॉम HOMO, highest energy occupied molecular orbital, to LUMO, LUMO, lowest energy unoccupied molecular orbitals। यूवी विजिबल रेडिएशंस का इफेक्ट है क्या किसी सब्सटेंस के ऊपर? जब आप रेडिएट करोगे तो उसके अंदर वो क्या चेंजेस लेके आएंगे, क्या कौन सी ट्रांजिशंस कॉज करेंगे? दे विल कॉज द एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। किसी सैंपल पे आपने यूवी विजिबल रेडिएशंस अब्सॉर्ब की, उसने कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, एज अ रिजल्ट उसमें चेंजेस क्या आएंगी, क्या ट्रांजिशन होगी? उसकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होगी। लोअर एनर्जी लेवल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। अब उसमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों, एक से ज्यादा मोस्टली होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और वो एक से ज्यादा ऑर्बिटल उस मॉलिक्यूल में होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, जो वेकेंट है, उनको हम क्या कहते हैं? ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब जब वो गिवन सब्सटेंस अब्सॉर्ब करेगा यूवी विजिबल रेडिएशंस, तो ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से किस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे? हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल के, होमो, हाईएस्ट एनर्जी ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे आफ्टर अब्सॉर्बिंग द यूवी विजिबल रेडिएशन। जाएंगे वो कहां पे?
वेकेंट ऑर्बिटल्स में जाएंगे। वेकेंट उसमें एक से ज्यादा है, तो उन वेकेंट में से किस में जाएंगे? उनमें से जो लोएस्ट एनर्जी वेकेंट ऑर्बिटल है, लोएस्ट एनर्जी अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हमेशा होगी फ्रॉम होमो टू ल्यूमो, हाईएस्ट एनर्जी ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स टू लोएस्ट एनर्जी अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब चूंकि इस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम यूवी विजिबल रेडिएशन यूज करते हैं तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन होती है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी समटाइम कहते हैं। समटाइम हम इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। और इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इसीलिए कहते हैं बिकॉज दिस टाइप ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स is involved from HOMO to LUMO, from highest energy occupied molecular orbital to lowest energy unoccupied molecular orbital. अब जब इलेक्ट्रॉन्स HOMO से LUMO में एक्साइट होंगे तो वो यूवी या विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे। कौन सी, किस टाइप की यूवी विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे? जितना इस होमो और ल्यूमो की एनर्जी में डिफरेंस है, लेट्स से अगर हम इस होमो की एनर्जी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल E1 कहें और जो ल्यूमो है उसकी एनर्जी को E2 कहें, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को होमो से ल्यूमो में एक्साइट होने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? इन दोनों एनर्जी लेवल्स की एनर्जीज के डिफरेंस के इक्वल, E2 माइनस E1 के इक्वल, डेल्टा ई के इक्वल एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन्स को होमो से ल्यूमो में एक्साइट होने के लिए। तो आपने तो एक पूरा स्पेक्ट्रम उसके ऊपर रेडिएट कर दिया, फ्रॉम 200 टू 800 नैनोमीटर्स का पूरा रीजन रेडिएट कर दिया। वो सारी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन उस पूरे स्पेक्ट्रम में से उन पर्टिकुलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे जिनकी एनर्जी इस डेल्टा ई के इक्वल होगी, क्योंकि इनको इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो वो उस पूरे स्पेक्ट्रम में से सिर्फ उस पर्टिकुलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे जिसकी एनर्जी डेल्टा ई के इक्वल है, ताकि वो इसको एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइट हो जाए फ्रॉम दिस होमो टू ल्यूमो। अब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के होमो और ल्यूमो की एनर्जीज का जो डिफरेंस है वो डिफरेंट है, यानी ये डेल्टा ई की वैल्यू हर डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट है। इसलिए किसी एक मॉलिक्यूल के ऊपर आपने यूवी विजिबल रेडिएशंस रेडिएट की तो उसके इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइट हो जाएंगे। किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर जब आप यूवी विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब करोगे तो वो रेडिएट करोगे तो वो अब किसी डिफरेंट वेवलेंथ की यूवी विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइट होगा। कोई तीसरा मॉलिक्यूल है तो वो किसी, उसकी डेल्टा ई वैल्यू E2 माइनस E1 वो डिफरेंट है, वो अब किसी और डिफरेंट एनर्जी की वेवलेंथ की यूवी विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा और उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे। इसलिए ये जो वेवलेंथ्स हैं रेडिएशंस की जिनको कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है वो उसके लिए स्पेसिफिक है, वो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक है। और किसी एक मॉलिक्यूल ने जो वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब करनी है वो किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल से डिफरेंट होंगी। इसलिए वो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा वो कैसा होता है अभी हम उसको देखेंगे। वो हर एक मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट होगा और हर मॉलिक्यूल का एक अपना स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होगा जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसने इस रीजन में इस वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया तो ये वाला मॉलिक्यूल है, इसने इस वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया तो ये वाला मॉलिक्यूल। अब ये जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ये जनरली हमें मैंने आपको बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन इन्वॉल्व है और इलेक्ट्रॉन्स किसी मॉलिक्यूल में हो किस किस टाइप के सकते हैं, या वो मैंने 3 टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है। सिग्मा ऑर्बिटल्स में वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको पाई इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उनको हम एन इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। एक सिंपल एग्जांपल अगर हम इसकी ले लें तो आपकी बुक में फॉर्मल्डिहाइड की एग्जांपल दी हुई है, फॉर्मल्डिहाइड मेथेनल जिसको हम बोलते हैं। अब ये इस मेथेनल की स्ट्रक्चर है। अब अगर इस मॉलिक्यूल में देखें कि हम किस किस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड्स हमेशा क्या होते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये दूसरा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये भी क्या है सिग्मा बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, एक यहाँ पे प्रेजेंट है, ये दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है इनमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो 1 2 एंड 3
3 पेयर्स ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं, ये एक पाई है। 1 पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसमें प्रेजेंट है, और फिर इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर 2 लोन पेयर्स भी होते हैं, तो 2 पेयर्स ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है। तो इस मॉलिक्यूल में अब आप देखोगे सारी डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और n यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। जब आप इस टाइप के किसी मॉलिक्यूल के ऊपर रेडिएट करते हो यूवी विजिबल रेडिएशंस, तो इन सारे इलेक्ट्रॉन्स में से जो हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्रॉम द हाईएस्ट एनर्जी ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एनर्जी कुछ पर्टिकुलर एनर्जी की रेडिएशन अब्सॉर्ब करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस डेल्टा ई E2 minus E1, and they will be excited to the lowest energy unoccupied molecular orbital, from the highest energy occupied molecular orbital to the lowest energy unoccupied molecular orbital. अब जो इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशंस हैं, पॉसिबल एक्साइटेशंस, वो क्या क्या हो सकती हैं? तो वो हो सकती हैं, अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में एक्साइट हो रहा है तो दैट विल बी एक्साइटेड फ्रॉम सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अगर किसी मॉलिक्यूल का जो हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा नहीं है, वो n है, तो वो जो n इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन बी एक्साइटेड टू n टू सिग्मा स्टार। फिर किसी मॉलिक्यूल में अगर जो उसके हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्साइटेड टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार। और कुछ केसेस में n इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अगर उसके कुछ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो एक्साइट होंगे तो दे कैन आल्सो, पहले हमने कंसीडर किया कि दे कैन बी एक्साइटेड फ्रॉम n टू सिग्मा स्टार, नाउ दे कैन आल्सो बी एक्साइटेड फ्रॉम n टू पाई स्टार। तो ये 4 पॉसिबल टाइप की एक्साइटेशंस हैं जो किसी मॉलिक्यूल में हो सकती हैं n टू पाई स्टार, डिपेंडिंग अपॉन कि उस मॉलिक्यूल में किस टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जो डिफरेंट टाइप्स की उसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस हो सकती हैं। दे कैन बी फ्रॉम सिग्मा टू सिग्मा स्टार, n टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड n टू पाई स्टार। अब डिपेंड ये करता है कि अगर वो सिग्मा से सिग्मा स्टार एक्साइटेशन हो रही है तो सिग्मा ये है और सिग्मा स्टार ये है, और इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जीज में अब अगर आप देखो तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए बहुत ज्यादा हायर एनर्जी की रेडिएशंस रिक्वायर्ड होंगी। अगर किसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन होनी है फ्रॉम सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू सिग्मा स्टार, सॉरी मैंने इस तरफ यहां मैंने गलत लिखा, इधर तो मैंने ठीक लिखा हुआ है, सिग्मा स्टार इज हायर एनर्जी एंड पाई स्टार इज लोअर एनर्जी, ये पाई स्टार है फर्स्टली, पाई स्टार, और ये सिग्मा स्टार है। अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होनी है फ्रॉम सिग्मा टू सिग्मा स्टार, तो सिग्मा इज द लोएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार इज द हाईएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस है इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जीज में, तो इस एक्साइटेशन के लिए ज्यादा हायर एनर्जी की रेडिएशंस रिक्वायर्ड होती है। और इस पर्टिकुलर एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी की रेडिएशंस रिक्वायर्ड है जनरली उनकी वेवलेंथ बिलो 200 नैनोमीटर होती है, यानी वो इस रीजन से बाहर हो जाती है जो रीजन हम इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। इसका मतलब है नॉम वो वैक्यूम रीजन है जो बिलो 200 आ जाता है, उसको हम वैक्यूम रीजन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो नॉर्मल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम यूज करेंगे, किसी का माइक थोड़ी सी डिस्टरबेंस कर रहा है बच्चे, माइक म्यूट कर लो कोई, है किसी का माइक ऑन है। तो नॉर्मल जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ते हैं उसमें ये वाली एक्साइटेशन नॉर्मली नहीं होती सिग्मा टू सिग्मा स्टार, क्योंकि इन ऑर्बिटल्स की एनर्जीज में डिफरेंस ज्यादा है। उसके लिए जो रेडिएशंस हमें रिक्वायर्ड होती है उनकी वेवलेंथ बिलो 200 होती है, जो वैक्यूम रीजन में जाती है, जो इस नॉर्मल यूवी विजिबल रीजन में नहीं होती। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो n टू सिग्मा स्टार, कि अगर उस किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो वहां से अगर एक्साइट होके जाएंगे सिग्मा स्टार में, तो अब इनकी एनर्जी, दोनों की एनर्जीज का डिफरेंस रिलेटिवली कम है।
इसलिए इनकी एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो रिलेटिवली कम होगी और रिलेटिवली लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस रिक्वायर्ड होंगी जो 200 से ऊपर रीजन में आ जाती हैं। इसलिए ये वाली एक्साइटेशन नॉर्मल मॉलिक्यूल्स में हमें नजर आती है। और नॉर्मल जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम स्टडी करते हैं उसके अंदर ये वाली n2 सिग्मा स्टार वाली एक्साइटेशन इन्वॉल्व होती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो n2 पाई स्टार, अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स ने एक्साइट होना है n से पाई स्टार में, बल्कि पहले उससे पाई से पाई स्टार, पाई बॉन्ड जिस मॉलिक्यूल में होगा जो अनसैचुरेटेड होगा उसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और जब उसके ऊपर आप यूवी विजिबल रेडिएशंस रेडिएट करोगे तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे फ्रॉम पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इन दोनों की एनर्जीज का डिफरेंस इससे कुछ कम होता है। अब ये सीक्वेंस में एनर्जी डिफरेंस कम हो रहा है तो इस एक्साइटेशन के लिए अब रिलेटिवली फर्दर लोअर एनर्जी की रेडिएशंस या लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस रिक्वायर्ड होंगी। और ये एक्साइटेशन सिर्फ अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में होगी जिनमें पाई बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं में ही होंगे। और फिर n2 पाई स्टार कि अगर किसी में लोन पेयर है और वो एक्साइट होके जा रहा है पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो इनकी एनर्जीज का डिफरेंस उससे भी कम हो जाता है और इसके लिए फर्दर लोअर एनर्जी और लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस रिक्वायर्ड होती है। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स की एक्साइटेशंस हैं जो किसी मॉलिक्यूल में पॉसिबल हो सकती हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, n टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड n टू पाई स्टार। लेकिन इन सब को अगर हम देखें तो इनमें से जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार एक्साइटेशन है, क्योंकि सिग्मा और सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जीज का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, that requires the higher energy radiations जिनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्टर हो जाती है, बिलो 200 वो अब चली जाती है, वो इस नॉर्मल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्टडी नहीं कर सकते। बट बाकी जो तीनों टाइप की एक्साइटेशन है ये इस नॉर्मल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में होती है। अच्छा, अब जब ये मॉलिक्यूल्स अब्सॉर्ब करेंगे ये यूवी विजिबल रेडिएशन, अगर तो किसी मॉलिक्यूल ने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्सॉर्ब किया है ड्यूरिंग एक्साइटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स 200 टू 400 की रेंज में, तो फिर वो नॉर्मल नेकेड आई से तो इसका कोई इंपैक्ट हमें नजर नहीं आएगा। नेकेड आई से हमें चूंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नजर ही नहीं आती। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल ने 400 टू 800 की रेंज में विजिबल रीजन से कुछ रेडिएशंस को अब्सॉर्ब किया है और उस विजिबल रीजन की कुछ रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट किया है, तो फिर अब हमें उस कंपाउंड का एक कलर भी नजर आएगा अपनी नेकेड आई से। अगर उसने सिर्फ अल्ट्रावायलेट रीजन की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया और विजिबल रीजन की कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं की ड्यूरिंग दिस एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो फिर उसका कोई कलर नहीं होगा, नेकेड आई से हमें कुछ उसमें नजर भी नहीं आएगा। बट क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को हम देख नहीं सकते, स्पेक्ट्रोस्कोप फोटोमीटर से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि उसने किस किस वेवलेंथ की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया और हम उसकी स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन डिराइव भी कर सकते हैं। बट अगर उसने विजिबल रीजन में से कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया होगा तो इसका मतलब कुछ रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट भी किया होगा। तो अब जिन रेडिएशंस विजिबल रेडिएशंस को उसने रिफ्लेक्ट किया है उनका जो कलर है वही हमें उस कंपाउंड का कलर भी नजर आता है। कलर का ओरिजिन यही होता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल आपकी बुक में एक ग्राफ दिया हुआ है मिथाइलिन ब्लू का, एक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। मैं इसका एक रफ सा स्केच यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक डाई है जिसको हम मिथाइलिन ब्लू कहते हैं। तो इसका जो स्पेक्ट्रम दिया हुआ है वो इस तरह का कोई स्पेक्ट्रम है। इस तरह का एक स्पेक्ट्रम इसका बना हुआ है। अब मैं इसके नीचे उसी के अकॉर्डिंगली इसकी रेंज लिख लूं तो इधर 200 नैनोमीटर ये वेवलेंथ की रेडिएशन रेंज है, इधर 300 है, then here is 400, 500, 600, 700, ये इनकी वेवलेंथ की रेडिएशन है, देन 800। इस तरह का एक स्पेक्ट्रम हमें गिवन है। अब इसको हम देखेंगे जहां पे ये आपका ग्राफ ऊपर जाता है, स्पेक्ट्रम ऊपर जाता है, इसका मतलब है इस रीजन की रेडिएशंस को उसने अब्सॉर्ब किया है उस गिवन कंपाउंड ने। हमने तो उसके ऊपर 200 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर का पूरा स्पेक्ट्रम रेडिएट किया
उसमें से उसने एब्जॉर्ब किया फ्रॉम 200 टू 400, इस रीजन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया। 200 टू 400 क्या होता है, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है। इससे तो हमारी नेकेड आईज को कुछ पता नहीं चलेगा, ये तो हम सिर्फ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर 400, इस 400 टू 800 ये विजिबल रीजन है, और उस विजिबल रीजन में उसने कोई 600 से 750 के करीब करीब इस रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब किया है विजिबल रीजन में से, और 400 टू 600 का ये जो रीजन है इसको उसने एब्जॉर्ब नहीं किया। जो विजिबल रेडिएशन है फ्रॉम 400 टू 800 नैनोमीटर, इनमें से उसने 400 टू 600 वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब नहीं किया, उनको रिफ्लेक्ट किया। और 600 टू 800 रीजन की जो वेवलेंथ की जो रेडिएशन है उसको उसने एब्जॉर्ब कर लिया। यही अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो साथ एक टेबल भी दिया हुआ है कि किस कलर की रेडिएशंस का कलर क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है। तो अगर हम देखें तो 400 टू 600 ये उसने रिफ्लेक्ट की है। तो 400 से स्टार्ट होती है वायलेट अप टू 600, ब्लू ग्रीन, ग्रीन ब्लू, येलो। ये जो फोर एंड लोअर एंड जो है अगर हम पढ़ें तो उसको कहते हैं ना वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसने जो ब्लू एंड की लाइट है 400 टू 600, 500 के करीब तकरीबन ब्लू एंड की लाइट उसको रिफ्लेक्ट किया है, रेड एंड की लाइट को उसने एब्जॉर्ब कर लिया। ये रेड एंड की लाइट अपर एंड टुवर्ड्स 800। अब किसी भी कंपाउंड का कलर हमें नजर आता कौन सा है, जिस कलर की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है वही उसका कलर होता है। तो इसने क्या किया, इसने रेड एंड की लाइट को, रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया, ब्लू कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट किया, इसलिए इसका कलर क्या होगा, ब्लू कलर होगा। तो इसका कलर एक्चुअली ब्लू होता है और इसको एज अ डाई हम यूज करते हैं, मिथाइलिन ब्लू इसका नाम है, ऑर्गेनिक डाई है। तो इसका कलर ब्लू इसीलिए है कि ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम शो करता है कि इट एब्जॉर्ब्स द रेड एंड विजिबल रेडिएशंस एंड इट रिफ्लेक्ट्स द ब्लू एंड जो लोअर एंड है 400 की तरफ। तो किसी भी कंपाउंड का कलर हमें नजर आता कौन सा है, जिस कलर की रेडिएशन को वो रिफ्लेक्ट करता है, नॉट विच इज बीइंग एब्जॉर्ब।